नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हमारा जो जीडी कमांडो दुर्गा शक्ति कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब आगे हमारी सीरीज चलेगी नेशनल जीके की। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल नॉलेज डेली एमसीक्यू होंगे, ये उसका पहला पार्ट होगा जिसमें आपके एचएसएससी के सारे एग्ज़ाम, ग्रामस्ट्यू, पटवारी, एसएससी के एग्ज़ाम, जीडी, दुर्गा शक्ति और कमांडो, इस तरीके के सारे एग्ज़ाम कवर करवाए जाएंगे। डेली 9 बजे नेशनल जीके की क्लास रहेगी ये, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और विविध के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे कवर करवाऊंगा। इसमें जनरल साइंस की क्लास भी हमारी चलेगी, वो क्लास अटेंड करेंगे विनय सर, ठीक है। तो देखिए, आज की इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें, फटाफट शेयर कीजिए इसको। चलिए जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। देखिए जी, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा ये। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी में जो सेशन हुआ, उस सेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पुनः लिखा हुआ है, इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस एक बार पहले भी चुने जा चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था। पहली बात तो ये, गांधी जी ने अपना एक उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस की टक्कर में उतार रखा था। सुनिए मेरी बात, इससे पहले 1938 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर। इस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के खास पटाभी सीतारमैया को हराया था। पटाभी सीतारमैया को हराया। अगेन 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने कांग्रेस के प्रेसिडेंट, लेकिन नेताजी ने इस पद से त्याग पत्र दे दिया था। ये बात ध्यान से सुनना आप लोग, नेताजी ने त्याग पत्र दे दिया और फिर खुद की एक पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी ने एक राजनीतिक संगठन तैयार करवाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा पटाभी सीतारमैया को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा शक्तियों का हस्तांतरण। अच्छा, एक्चुअल में ना आप क्या समझते हैं 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? क्या देश आज़ाद हुआ था? ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। एक्चुअल में 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। तो सत्ता का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा, ये दोनों ही काम की प्रतिक्रिया कितने दिन में पूरी कर ली गई थी? मेरी बात सुनिए, ये फैसले लिए गए थे जून में। माउंटबेटन योजना आती है जुलाई अगस्त, सोचते रहते हैं और फाइनली अगस्त में 14 अगस्त तक ये फैसला ले लिया था 1947 कि शक्ति का जो है बंटवारा भी, जो है देश का बंटवारा भी करना है और जो पावर है सारी की सारी वो ट्रांसफ़र भी करनी है भारतीयों को। तो ये पूरी प्रक्रिया 72 दिन में कर ली गई थी। पूरी प्रक्रिया में 72 दिन का टाइम लग गया था, जून के स्टार्टिंग से लेके अगस्त 14 तारीख तक। बात समझ में आ गई? 72 दिन में। देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नए हैं, ठीक है। देखिए जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया था? एक तो नील दर्पण और एक हिंदू पैट्रियट, ये दोनों ही एक साथ लिखी गई पत्रिकाएं हैं। नील दर्पण लिखी है दीनबंधु ने, हिंदू पैट्रियट लिखी थी हरिश्चंद्र ने। ये दोनों ही पत्रिकाएं बंगाल में शिल्पकार नहीं, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए थी।
मजदूर और ये नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों ही नील की खेती करने वाले किसानों के जो दशा हो रखी थी उसके खिलाफ थी, उसके बारे में बता रही थी। इन दोनों में जिक्र भी किया था कि 1859 में कैसे बंगाल के किसानों ने नील विद्रोह किया था, और उस समय नील विद्रोह के दो नेता बने थे। एक का नाम था दिगंबर और दूसरे का नाम था विष्णु। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों ने नील के खेती के खिलाफ किसानों को इकट्ठा किया था और नील विद्रोह किया था। इसी विद्रोह की जानकारी नील दर्पण और हिंदू पैट्रियट में हरिश्चंद्र व दीनबंधु ने छापी थी। तो नील दर्पण जो पत्रिका है वो नील की खेती करने वालों किसानों के बारे में बताती है। समझ में आ गई बात। देखिए आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, निम्नलिखित में से किन लोगों ने होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो शुरू किया। होम रूल लीग, एक्चुअल में होम रूल लीग का मतलब क्या है? स्वशासन। होम रूल लीग का मतलब क्या है? स्वशासन, ठीक है। तो देखो जो होम रूल लीग का कंसेप्ट है ये आयरलैंड से आया, और आयरलैंड की लेडी एनी बेसेंट जो कि 1893 में भारत में आ गई थी, इसने कांग्रेस के सामने 1915 में ये कंसेप्ट दिया कि होम रूल लीग शुरू कर दो, नहीं तो मैं कर दूंगी। 1916 तक कांग्रेस ने शुरू किया नहीं, तो अप्रैल 1916 और सितंबर 1916, अप्रैल 1916 में तिलक ने कहा हम ही कर देंगे, पता नहीं ये तो कब करेगी, और फाइनली एनी बेसेंट ने भी इसको शुरू किया। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। तो इसमें नाम जो दे रखे हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। मोहम्मद अली जिन्ना का इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, और गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा ए और बी दोनों, 1 और 2 दोनों, आंसर ए होगा इसका। उसके बाद चलिए आप लोग आज के अगले क्वेश्चन पर, इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा। पेरिस इंडिया सोसाइटी, इसका मतलब ये है ये फ्रांस में स्थापित हुई थी, और ये फ्रांस में 1905 और 1906 में स्थापित की गई थी। 1905-06 में। इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना भीकाजी कामा ने की है, भीकाजी कामा। और भीकाजी कामा के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं, इसी चैनल पे जाकर के देखिएगा। इन्होंने कैसे जर्मनी में स्टुटगार्ट नाम के शहर में तिरंगा लहराया था भारत का, ठीक है। देखिए भीकाजी कामा। उसके बाद अच्छा जी इसमें हरदयाल दे रखा है, इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर पार्टी। उसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन, भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी गरम दल के नेता थे और वे तिलक थे। भारत में एक्चुअल में गरम दल के नेता किनको माना गया है? तिलक को माना गया है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? महात्मा गांधी तो नहीं कहेंगे ये बात, नेहरू जी ने भी नहीं की, एडविन मोटेंग्यू ने ये बात कही थी। एक्चुअल में भारत में देखो तिलक के बारे में है ना, तिलक को कहा जाता है भारतीय अशांति का जनक, अशांति का जनक, लोकमान्य, ऐसे ऐसे नाम। तो तिलक के बारे में कहा था, एक्चुअल में गरम दल का जो नेता है ना वो तिलक था, बाकी लोग नहीं थे। ये बात मोटेंग्यू ने कही। लेकिन एक और अंग्रेज है जिसका नाम है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था तिलक के बारे में कि वो भारत में अशांति के जनक है, ठीक है। इनकी एक बुक है अनरेस्ट इंडिया, तो उसमें बताया गया है बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति के जनक। उसके बाद देखिए, और भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी गरम दल का नेता कहा गया है एडविन मोटेंग्यू द्वारा तिलक को। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, नंबर इसमें 10 दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 8, ठीक है। देखिए जी, इनमें से किसने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की थी? इनमें से मुस्लिम लीग की स्थापना, एक शाखा देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में। और ढाका में इसके संस्थापक थे
आगा खां और सलीमुल्लाह, आगा खां व सलीमुल्लाह। ठीक है, लियाकत अली का नहीं है जी, मोहम्मद अली जिन्ना इसके बाद में अध्यक्ष रहे थे। आगा खां ने स्थापना करवाई है। अमीर अली ऐसे थे जिसने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी स्थापित की थी। अमीर अली मतलब अमीर है तभी लंदन तक पहुंच गया। ठीक है, अमीर अली। उसके बाद देखिए, जिन्ना जो है ना मुस्लिम लीग के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने थे, सबसे लंबे समय तक, करीब करीब 1913 से लेके 1947 तक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना रहा था। उसके बाद देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है बुकर प्राइज। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए बुकर प्राइज किस में दिया जाता है। ठीक है, प्राइज के क्वेश्चन भी आएंगे। बुकर प्राइज जीतने वाली अरुंधति राय, अरुंधति राय भारत की प्रसिद्ध उपन्यासकार है। उपन्यासकार को बुकर प्राइज किस वर्ष सम्मानित किया गया था? अरुंधति राय को 1997 में बुकर प्राइज मिला था और इनको मिला था गॉड ऑफ ऑल थिंग्स। इनका एक उपन्यास है गॉड ऑफ ऑल थिंग्स, इसके लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताते रहें, ये बताएं कि बुकर प्राइज किस में दिया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इन्होंने उपन्यास लिखा था गॉड ऑफ ऑल थिंग्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, सिर्फ ट्रेड यूनियन ही नहीं, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे में। और ध्यान दें, इसके पहले प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय बने थे, लाला लाजपत राय। और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, लाला लाजपत राय। ठीक है, उसके बाद देखिए जी अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहली बात तो ये बुक बहुत बार पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये 1901 में लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत को नेशनल इनकम और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय और ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि भारत का महान बूढ़ा व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी कलकत्ता सेशन में, जिस वक्त बाल गंगाधर तिलक का नाम ऊपर रखा गया था। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को नेशनल इनकम के लिए जाना जाता है। वैसे नेशनल इनकम का कंसेप्ट बहुत पहले भी आ चुका है। सबसे पहले नेशनल इनकम काउंट की थी फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन जो अभी चल रही है भारत में वो दादा भाई नौरोजी की देन है। 1901 में इन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, लॉर्ड होर्डिंग पर हमले का संबंध 1900 निम्नलिखित में से किससे है? देखिए जी, लॉर्ड होर्डिंग पर हमला 1913 में इसको मारने की प्लानिंग की थी, प्लानिंग कर ली थी 1913 में कि होर्डिंग को मारना है। होर्डिंग कौन है? ये उस वक्त भारत का वायसराय था। वायसराय आपको याद रखना है जी, होर्डिंग के समय में ही तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी, तो याद रहेगा। अब होर्डिंग था 1911 के आसपास, 13 में इसको मारने की प्लानिंग की। इसके समय में दिल्ली दरबार भी लगा था। 13 में मारने की प्लानिंग की थी रास बिहारी बोस ने, ये नाम याद रख लेना, रास बिहारी बोस ने इसको मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन बच गया। लिख रहा हूं मैं यहां पर,
बच गया। तो ये प्लानिंग दिल्ली में हुई थी, इसलिए इसको दिल्ली षड्यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली षड्यंत्र। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र 1913 किससे संबंधित है? ये भी आ सकता है, होर्डिंग को मारने की साजिश से संबंधित। ठीक है, प्लानिंग की गई थी और ये प्लानिंग रास बिहारी बोस ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? नेशनल हेराल्ड, देखो जी, बाल गंगाधर तिलक के थे केसरी, मराठा, गांधी जी का हिंद स्वराज, और ग्रीन पैम्पलेट, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था नेशनल हेराल्ड। ये समाचार पत्र इन लोगों ने शुरू किए थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इंदिरा गांधी का भी कोई नेशनल जो है पत्र था? बुक नहीं पूछी जा रही, यहाँ पर पत्र पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू आएगा इसका आंसर। समझ में आ गई बात? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आप लोगों को चीज़ें समझ में तो आ रही है ना? ठीक है, मेरी बात और सुन लो। ये जो नेशनल एमसीक्यू वाला पार्ट 1 है ना, इसमें आज कम क्वेश्चन है, लेकिन कल से इसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नेशनल एमसीक्यू वाले में 30 से 40 क्वेश्चन आपके करवा दिए जाएंगे डेली। ठीक है, ये बात भूलना मत आप लोग। उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी को नामांकन किया गया था कितनी बार? सुनो, गांधी जी को है ना 1937 से लेके 1942 तक लगातार इनका नाम आया, नॉमिनेट हुए थे। ध्यान रहे, गांधी जी नॉमिनेट हुए थे 5 बार। गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था 5 बार, लेकिन नोबेल प्राइज मिला नहीं गांधी जी को। और गांधी जी नॉमिनेट किसके लिए किए गए थे, यह भी पूछा जा सकता है। नोबेल प्राइज के लिए तो किए गए थे, लेकिन कौन सा नोबेल प्राइज? शांति के लिए। 6 फील्ड में मिलता है ना, तो शांति के लिए, पीस के लिए नॉमिनेट किए गए थे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कितनी बार? 5 बार। मिला नहीं एक बार भी नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद देखिए जी, आखिरी क्वेश्चन, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह किया था? गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में किया था सत्याग्रह? तो गांधी जी ने देखो 1919 में तो नमक कानून का था ही नहीं, नमक कानून के खिलाफ तो 1930 में किया था, और सत्याग्रह नहीं, वो एक आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1909 का अधिनियम मार्लेमिंटो सुधार, इसके तब तक तो गांधी जी थे ही नहीं भारत में, साउथ अफ्रीका में थे। 1919 का अधिनियम, इससे तो कांग्रेस खुश हो गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ मिला था, केंद्रीय सभा में सीटें बढ़ गई थी। ठीक है, रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था, इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। लेकिन गांधी जी का सत्याग्रह, सुनो मेरी बात, इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह सभा बनाई थी, लेकिन 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल में ही अरेस्ट कर लिया गया था। पलवल में ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो ये सफल नहीं हो पाया था। मेरी बात समझ में आ गई? तो आज के मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। आप ये समझ लीजिए, इस सीरीज़ का, कौन सी सीरीज़ का? आप ये समझ लीजिए, इस सीरीज़ का हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है, ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। इस सीरीज़ में नेशनल जीके के डेली क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जनरल साइंस के डेली क्वेश्चन विनय शर्मा सर करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके साथ बने रहिएगा। आगे भी हमारे बहुत सारे प्लान हैं। आगे हम लोग आपके पेपर भी सोल्व करवाएंगे। जो एग्ज़ाम होगा निकट भविष्य में, वो पेपर पहले से उनके प्रैक्टिस सेट सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, सॉरी पेपर नहीं। उसके बाद दूसरी प्लानिंग ये होगी कि डेली सुबह सुबह एक स्लॉट तो हमारा 9 बजे का, 9 बजे तो आप ये समझ लो इस चैनल पे आना ही आना आपको। दूसरा स्लॉट हमारा सुबह 6 बजे का होगा, करंट जीके का। मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। इस स्लॉट में हम लोग क्या करेंगे, इस स्लॉट में हमें डेली करंट अफेयर्स, और ये ध्यान रही, ये वो डेली वेज वाले नहीं है। यहां पर हम स्टार्ट करेंगे
जनवरी 2021 से लेके हर महीने की 2 वीडियो आएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद हम फरवरी करेंगे, ऐसे ही मार्च, और यहाँ तक की 2021 की, अब सितंबर तक की हम अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स चलाएंगे। उसके बाद फिर वो डेली वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा, पिछले 6 महीने की जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स नेशनल जो होगी वो मैं करवाऊंगा, और हरियाणा की करंट अफेयर्स जो होगी वो विनय सर करवाएंगे, विनय शर्मा सर, जो कि ऑलरेडी इस चैनल पर हैं, ठीक है। तो इस चैनल पर आप लोगों को ये 2 चेहरे ही मिलेंगे, मैं और विनय सर। कोशिश रहेगी कि हमारी आप लोगों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने का काम करें, ठीक है। मुझे कमेंट करके वो बच्चे बताएंगे जिनका यूपी सब इंस्पेक्टर का भी है, इसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डाटा करवाया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास इतनी ही होगी, कल से इस क्लास का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।